हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा चर्चा कर रहे हैं नए टॉपिक से स्टार्ट। इन्होंने लिखा है एग्रीकल्चर। बेटा टॉपिक का नाम तो ये होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर एनसीईआरटी थोड़ा सा गलत है। बेटा टॉपिक का नाम होना चाहिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। मतलब एग्रीकल्चर में क्या ड्रास्टिक चेंज करे आपने। बेटा जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, एक टॉपिक पढ़ा था इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। अगर आज भी उठाकर पढ़ लोगे ना तो फीचर कम और लिमिटेशन ज़्यादा लगती हैं वो, ठीक है ना। वो याद करो बेटा, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द ऑनर ऑफ सॉइल एंड द टिलर ऑफ सॉइल, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक भी ऐसी बात नहीं लगती जो फीचर लगे, ऐसा लगता है सीधा लिमिटेशन पढ़ा रहे हो एग्रीकल्चर। इतनी कमियां थी एग्रीकल्चर में। तो अब उस सरकार ने ऐसा बहुत कुछ किया कि एग्रीकल्चर सुधर जाए ड्यूरिंग 1950s टू 90s। और बता देता हूँ बेटा, ये जो रिफॉर्म्स है ना, इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जो कभी हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, ठीक है ना। बस वो बात है कि आपने बेटा इकोनॉमिक एंगल नहीं दिया, बस मैं उसको इकोनॉमिक एंगल दूंगा थोड़ा सा, ठीक है जी। टॉपिक का मतलब समझ में आया। टॉपिक का मतलब एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, ठीक है बाबू। इन्होंने ना सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स का ही डिस्कशन किया हुआ है। एनसीईआरटी ने सिर्फ 2-3 लैंड रिफॉर्म लिखे हुए हैं कि लैंड से रिलेटेड क्या चेंजेस करें, दैट्स इट। मैं आपको बता देता हूँ, मैं लैंड रिफॉर्म भी बढ़ाऊंगा, 4 कराऊंगा। उसके बाद टेक्निकल रिफॉर्म कराऊंगा, इन्होंने शुरू ही नहीं करे, 4। जनरल रिफॉर्म कराऊंगा, इन्होंने शुरू ही नहीं करे, 4। मैंने 12 हेडिंग करानी है, पहले समझानी है। इन्होंने 2 या 3 हेडिंग का ही डिस्कशन किया हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया हुआ। पर बाबू पेपर में इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो बाबू आराम से आज समझने का लेना, आज आराम से समझना। एक आधे पोर्शन लिख पाएंगे, बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे, सिर्फ समझ ही पाएंगे आज, ज़्यादातर तो बात यही है, ठीक है जी। कल आएंगे तो लिखेंगे बेटा पहले। और वो फिलहाल आप पढ़ना शुरू करो। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 से। आगे बढ़े, एक ही बार में बढ़ेंगे, एक ही बार में मैं मिसेस करूंगा। जो वर्ड हाईलाइटेड है वो बड़े काम के वर्ड है, बस ये ध्यान रखना। पढ़ना मत, बस जरा सा ही रहता है, यहाँ तक पढ़ना है। 2 पैराग्राफ बचते हैं, पढ़ दो।
अब डन, ठीक है सर। दो चीजों को ही बेस बनाया और दो चीजों को एक्सप्लेन करके एनसीईआरटी ने समझा, सब कुछ हो गया, बस यही रिफॉर्म्स थे। और अगला टॉपिक स्टार्ट होगा ग्रीन एवोल्यूशन, बस दो चीजों के से ग्रीन एवोल्यूशन आ गया। 12 चेंज थे कुल मिलाकर, इसका इम्पैक्ट ग्रीन एवोल्यूशन था। बेटा एग्रीकल्चर रिफॉर्म को ही बेटा हम बोलते हैं एग्रेरियन रिफॉर्म्स। ये वर्ड एग्रीकल्चर से ही बना है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स बोलते हैं। और बेटा एग्रीकल्चर रिफॉर्म की ना 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। फर्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म्स, देन टेक्निकल रिफॉर्म्स, देन जनरल रिफॉर्म्स। बाबू मैं पहले लैंड रिफॉर्म्स का डिस्कशन करता हूँ, वही मुद्दे उठाता हूँ जो इन्होंने उठाए। बाबू याद है आपको ये बात हम पढ़ चुके हैं, देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ऑनर ऑफ सॉइल एंड द एक्चुअल टिलर ऑफ सॉइल। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप थी। एक्चुअली में ऑनर कौन हुआ करता था लैंड का? फार्मर्स। क्या किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? उनकी ऑनरशिप छीन के किसको दे दी थी? जमींदार को दे दी थी। और जमींदार के ऊपर क्या शर्त थी कि आपको फिक्स्ड डेट पर हमें टैक्स जमा कराना पड़ेगा, अगर आप वो फिक्स डेट पर हमें टैक्स जमा ना करा पाए तो आपकी ऑनरशिप गई। अब वो इसके बदले में आपको राइट आता है, आप जितना चाहो उतना टेलर ऑफ सॉइल को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, और एक्सप्लॉइटेशन के नाम पर 70 to 80% ऑफ द क्रॉप ये खा जाया करते थे। इनपुट्स भी ये लाए अपनी क्रॉप के लिए, और बेटा 70 से 80% क्रॉप का भी गया। यानी कि कुल मिलाकर बेटा बस एग्रीकल्चर इज मेरा सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, कि बस जीवन जी सकते हो, बस खा सकते हो, ठीक है ना, कुछ कमाने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं। ये हालात थे, याद है बाबू? पहला रिफॉर्म सरकार ने यही किया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, एबोलिशन ऑफ जमींदार। बेटा इनको खत्म कर दिया। जो मालिक था एक्चुअली में वही दोबारा मालिक बन गया। यही तो कहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिन फार्मर्स की जमीनें थी छीन छीन के जमींदारों को दी थी, और वो दोबारा वापसी फार्मर को ही ऑनर बना दिया, एबोलिशन कर दिया इंटरमीडिएरीज का। ये बात तो एनसीईआरटी भी लिखती है, एक ही बात लिखती है बस काम की। अब वो जो कभी ऑनर थे ही नहीं और जो टेलर ऑफ सॉइल की तरह काम कर रहे थे, उनका क्या? जिनको ऑनरशिप नहीं मिली क्योंकि वो पास में भी ऑनर नहीं थे, तो अब नई जमीन के तो ऑनर बन ही नहीं पाए, अब उनका क्या? बाबू अगर वो किसी की जमीन पर खेती करते हैं तो सरकार ने दूसरा बड़ा स्टेप लिया, रेगुलेशन ऑफ रेंट। सर यहाँ रेंट के नाम पर भी तो एक्सप्लॉइटेशन था, 70 से 80% खा जाते थे ना, तो सरकार ने क्या करा, रेंट को रेगुलेट कर दिया, उसके ऊपर अपर कैप लगा दिए। वो कैप क्या? 1/3 वैल्यू ऑफ द क्रॉप, कि किसी भी हाल में लैंड का रेंट 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि मैक्सिमम अगर क्रॉप मेरी समझ लो 3 लाख रुपए की है तो 1 लाख से ज़्यादा रेंट नहीं हो सकता पूरे साल का। यानी कि फार्मर को 2/3 तो बचेगा ही बचेगा, 2/3 तो बचेगा ही बचेगा, 1/3 रेंट दे देगा तो 2/3 तो बचेगा ही बचेगा, यानी कि 67% रफी। समझ में आई बात? दूसरा अच्छा काम सरकार ने क्या किया, ये एनसीईआरटी जिक्र नहीं करती, मैंने कर दिया। बाबू तीसरी काम की बात, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, लैंड कंसोलिडेशन। एनसीईआरटी में लैंड सीलिंग की बात है, लैंड कंसोलिडेशन की बात नहीं है। बताता हूँ लैंड कंसोलिडेशन क्या होता था। सर आपने मुझसे एक हेडिंग पढ़ी थी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। वहाँ पर मैंने जहाँ पर बताया था बेटा, एक तो लैंड होल्डिंग स्मॉल थी और दूसरा बेटा प्रॉब्लम थी फ्रेगमेंटेड। मान लो एक आदमी के पास 3 बीघा जमीन ही है, 2 बीघा ही है, 1 बीघा ही है, और तीनों ही एक दूसरे से, ये 30 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, और ये यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। ऐसी सिचुएशन में भाई ये तो हो ही नहीं सकता कि डेली तीनों जमीनों पर चले जाओ। कोई मोटर बाइक थोड़ी थी, कोई कार थोड़ी थी, बैलगाड़ियाँ होती थी, 30-30 किलोमीटर ट्रैवल करना को मजाक बात थोड़ी है। बैल ही मर जाएगी भाई 2 दिन में, सीधी सी बात है, इतना ट्रैवल कराओगे उसको तो, ठीक है ना जी। बेटा आप क्या करते थे, सबसे बड़ी जमीन पर ही बेटा फार्मिंग करते थे, बाकी मोस्ट ऑफ द लैंड लेफ्ट अनइकोनॉमिक, इनसे कुछ भी हासिल नहीं होता था आपको, यही होता था ना।
बाबू लैंड कंसोलिडेशन सरकार ने इसका हल ढूंढा। लैंड कंसोलिडेशन क्या है बेटा? लैंड कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड एट वन प्लेस इंस्टेड ऑफ योर स्कैटर्ड लैंड हियर एंड देयर। सरकार ने क्या करा, ये 3 बीघा, ये 2 बीघा, 1 बीघा, 6 बीघा मेरी हुई, 6 बीघा जमीन तुझे दे दी दूसरी जगह पे इकट्ठे। अच्छा, इससे फायदा कुछ हुआ या नहीं हुआ? क्या फायदा हुआ? 2 फायदे हुए। एक तो बेटा जो लैंड अनइकोनॉमिक रह जाती थी बेटा, उससे भी कुछ हासिल होने लगा। दूसरी बात बेटा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बचने लगा। समझ रहे हो ना? अब बाबू क्यों बचने लगा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन? भैया 3 बीघे के लिए ट्रैक्टर लेकर आते थे रेंट पर, रेंट चला गया, जबकि ट्रैक्टर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, काम बहुत कर सकता था ट्रैक्टर, पर हम क्या करते थे 3 बीघा के लिए ले भी आए तो बाबू उसके बाद खाली बैठ गए, ट्रैक्टर का रेंट जा रहा है। या हम हाथ से ही हल जोत रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार ट्रैक्टर लाने की जरूरत क्या है, जमीन तो 3 बीघा ही है। अगर अब 6 बीघा हो गई है, एक तो अगर हम ट्रैक्टर पहले भी लाते थे अब लाएंगे, कहीं ना कहीं मेरी कॉस्ट तो बची रही है, ट्रैक्टर का रेंट तो उतना ही है। दूसरी बात, अगर मैं पहले हल ही जोतता था, अब मैंने सोच लिया अब तो ट्रैक्टर से ही कर लूँगा कि ज़मीन बढ़ चुकी है, डबल हो चुकी है, तो आपके कहीं ना कहीं टाइम बचता था, टाइम बचना शुरू हो गया, कॉस्ट बचनी शुरू हो गई कल्टीवेशन की, और जो लैंड अनइकोनॉमिक रह जाती थी बेटा, उससे भी कुछ ना कुछ इनकम होने लगी। समझ में आया लैंड कंसोलिडेशन क्या था? फिर है बेटा लैंड सीलिंग, ये बात आपने भी पढ़ी है। लैंड सीलिंग क्या होता है बेटा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड दैट अ फार्मर और हिज फैमिली कैन ओन। बेटा सरकार ने देखा जो अमीर आदमी है लैंड लेकर बैठा है भैया कहीं कहीं बीघे, और जो गरीब आदमी है उसके पास लैंड ही नहीं है। सरकार ने ना एक अपर कैप यहाँ पे भी लगा दी कि मैक्सिमम एक फार्मर और उसकी फैमिली कितनी लैंड रख सकती है अपने नाम पर, और अगर कोई सरप्लस लैंड बचती है दैट विल एक्वायर, दैट विल रिज्यूम्ड बाय द गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लैंडलेस फार्मर्स। ये सरकार क्या करेगी, अगर आपके पास उस अपर कैप से ज़्यादा लैंड है तो वो आपसे छीन लेगी और वो लैंड उनको दे देगी जो लैंडलेस फार्मर है। मैं लिमिट बता देता हूँ, इंडियन उसमें क्या लिमिट है, कहीं लिखी नहीं भी कुछ नहीं। 100 किला एक मेजरमेंट है नापने का, ठीक है ना, किला बोलते हैं, 1 किला 2 किला, गांव में ज़मीनें होती है लोगों के पास, तो अब वो है 100 किला, एक आदमी के पास 100 किले से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है जी। 100 किला इतना होता है बेटा जहाँ तक आंख जा सकती है, इतना होता है 100 किला, बहुत बहुत जमीन होती है, ठीक है जी। अरे एक बीघे में ही 816 गज होते हैं, एक किले में तो कई बीघे होते हैं, ठीक है जी, बात समझ में आती है। और उसके बाद आपने ढंग से अगर पढ़ा हो तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे उन्होंने इस लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए भी बहुत कुछ किया, ठीक है ना, जानबूझ के केस भी कर दिए, या आपने दूसरे रिलेटिव्स के नाम जमीनें कर दी कि वो बच जाए, अवॉइड कर पाए इस सिचुएशन को, ठीक है ना जी। हो गया एनसीईआरटी की बात खत्म, 2 ही बातें थी, मैंने 4 तो यही बता दी लैंड रिफॉर्म्स में, ठीक है कि आगे बढ़ जाए बाबू। अब चर्चा शुरू करते हैं टेक्निकली क्या चेंजेस होने शुरू हुए। बेटा टेक्निकली सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ ना वो था HYV टेक्नोलॉजी। बाबू HYV सीट सब सुनते हैं, सब बताते हैं मुझे, HYV टेक्नोलॉजी का मतलब पता है आपको क्या होता है? चलो मैं आपको क्लियर करता हूँ। HYV टेक्नोलॉजी का मतलब यह है बेटा, खाली HYV सीड्स का इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा। आप सोचो ना उससे आउटपुट बढ़ेगा, खाली उससे नहीं बढ़ सकता। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो HYV टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, नॉट ओनली HYV सीड्स, ठीक है ना। मतलब मैं पढ़ा कर इतना PhD कर चुका हूँ, मुझे लगता है मैं आधा किसान बन गया हूँ, सच में कसम से बता रहा हूँ, मैं इतना पढ़ा है मैंने इन चीज़ों के बारे में कि मुझे लगता है आधा किसान बन गया। आपको भी फील आएगी कुछ टाइम के बाद कि HYV सीड्स से कुछ नहीं होगा, HYV टेक्नोलॉजी चाहिए बाबू। मतलब HYV सीड्स का यूज करो, बहुत अच्छी बात, साथ ही साथ चाहिए आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स, साथ ही साथ आपको चाहिए HYV सीड्स आर प्रॉन टू द डिजीजेस, प्रॉन टू द इंसेक्ट्स। बेटा HYV सीड्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि उस पर ना कीड़ा जल्दी लगता है, बीमारियां जल्दी लगती हैं, इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका मतलब आपको खाली केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना, यू हैव टू यूज पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स टू, यानी कि बेटा पूरा पैकेज में आता है ये। HYV सीड्स आएंगे ना, लिख के ले लो, केमिकल फर्टिलाइजर भी आएगा, पेस्टिसाइड्स भी आएंगे, इंसेक्टिसाइड्स भी आएंगे, इसके बिना कुछ नहीं, ये सबको मिलाकर बना HYV टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब मैंने 3 इसकी अलग अलग हेडिंग बनाई।
पहले यूज ऑफ HYV सीड्स, फिर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, फिर यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स। समझ में आया? ये रिफॉर्म हुआ टेक्निकल। बाबू लोगों ने HYV सीड्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, सरकार ने भी बेटा एक बढ़िया काम करा, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश करी, जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने लगी HYV सीड्स बेटा गरीब किसानों को। ठीक है, सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करने से कुछ नहीं होगा, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। बाबू आज की तारीख में आप सुनते भी और हमने भी बहुत कुछ से सुना है कि लौकी उगा दिए एक ही दिन में इंजेक्शन लगाकर, और सारे के सारे फ्रूट्स वेजिटेबल के हालात यही हैं। ठीक है ना, तरबूज का रेड रंग कहाँ से आ रहा है, वो भी इंजेक्शन से आ रहा है, पता नहीं क्या क्या सुना भैया, और सुन ही रहे हैं, सभी सुन रहे हैं डेली बेसिस पे। देखो बेटा बात ये है, अच्छा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना बुरा है क्या? केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना बुरा है क्या? देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि अति हर चीज की बुरी है। हद से ज़्यादा रोटियां खाओगे ना तो वो भी नुकसान करेगी, हद से ज़्यादा हैसियत से ज़्यादा शरीर की हैसियत से ज़्यादा दूध पियोगे ना वो भी नुकसान करेगा। तो बात यह है बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल एक एक्सटेंट तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्सटेंट तक, लेकिन बेटा वो उसका इस्तेमाल हम ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में हम ना ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही कर रहे थे, तो वो बिल्कुल ठीक चल रहा था सब कुछ, ऐसा नहीं चल रहा था कि कोई दिक्कत आ रही है, कोई बहुत बीमारियां लग रही हैं इंसान को। अब हमने जब अति कर दी तो बीमारियों की भी अति हो गई, क्योंकि खाना पीना गंदा जाएगा अंदर तो बीमारी तो लगेगी लगेगी। तो हालात ये चल रहा है। बाबू यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स, देखो अगेन मैंने बता दिया HYV सीड्स आर प्रोन टू द डिजीजेस, प्रोन टू द इंसेक्ट्स, तो इसकी वजह से बेटा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज लगभग कंपलसरी हो जाता है। सरकार ने एक और काम किया बेटा, 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर हैड बीन एस्टैब्लिश्ड। बेटा 14 प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए। ये क्या करते थे बेटा, नई नई बीमारियों पे खोज करते थे और बेटा उनकी दवाइयों पर काम करते थे। जैसे आज की तारीख में पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम सरकार चलाती है, अलग अलग एरियाज में चलाती है। आप देखते हो बेटा जो भी आपके एरिया का पार्षद है वो कहीं ना कहीं बेटा नगर निगम से बात करके एक मशीन आती है बेटा जो क्या करती है, मच्छर मारने की मशीन, पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाते हैं ना बेटा। अर्लियर मतलब 50s की बात कर रहा हूँ, सरकार ने ना पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम रन करे हैं बेटा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि हर फार्म लैंड के पास जाया करते थे गवर्नमेंट के लोग और यहाँ पर बेटा कहीं ना कहीं दवाइयाँ डाला करते थे, दवाइयाँ छिड़का करते थे कि फसलों पे मच्छर ना जाए, फसलों को बीमारियाँ ना लगे। तो ऐसा कुछ किया हुआ है सरकार ने पास्ट में भी। अब तो खैर प्राइवेटाइजेशन का जमाना इतना है कि सरकार भी हाथ खींचती जा रही है हर चीज से। ठीक है ना जी, समझ में आ रही है बेटा? बीमारियों से बचने के लिए सरकार ने भी बहुत कुछ किया। उसके बाद बेटा साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बाबू ये क्या साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, लगता है ना बेटा एग्रीकल्चर में साइंस का क्या रोल, सबसे बड़ा रोल ही साइंस का है भाई, हर चीज में है वो। ठीक है ना बाबू, सरकार ने 23 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करी, 23 यूनिवर्सिटीज जिनका काम सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं ऑन साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की दो बड़ी फेमस बात बता देता हूँ, दो में ही समझ में आ जाएगा क्या होता है साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग करना क्या होता है बेटा। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बेटा ये इन यूनिवर्सिटीज की ही रिसर्च है जिसकी वजह से पता लगा कि ना सॉइल प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। आपको पता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या चीज होती है? किसी को पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ो नहीं, मैं बताता हूँ इसको बेटा। टेक्निकली बोलते हैं फॉलोइंग। फॉलोइंग वर्ड होता है ना, पहला ओ हटा के ए कर दो, फॉलोइंग, इससे बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और फॉलोइंग। फॉलोइंग क्या प्रोसेस है ये बेटा? फॉलोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर लेती है। मतलब आपने एक वीट का क्रॉप सीजन करा, मान लो वीट की क्रॉप होने में 9 महीने लगते हैं, 9 महीने में क्रॉप हुई, आप 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बेटा छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो लैंड को, कुछ नहीं प्रोड्यूस करना आपने बेटा। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देते हो, इसे ही बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और फॉलोइंग। बेटा सॉइल के पास वो ताकत है कि वो अपनी फर्टिलिटी को दोबारा रीगेन कर लेती है, बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे पहले थी। आ रहा हूँ, वही केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है।
अगर कोई गरीब आदमी है और केमिकल फर्टिलाइजर बाय नहीं कर सकता, वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करता था, ठीक है ना। अगेन बात फिर यही है कि अच्छा क्या, एक तो खर्चा करो ऊपर से खराब खाओ, ठीक है ना। आपने, मुझे नहीं पता सुना है कि नहीं सुना, मेरी मदर हमेशा बोलती है, मेरे फादर हमेशा बोलते हैं कि पुराने टाइम में चीज़ों के टेस्ट बहुत अच्छे होते थे, चाहे सब्जी हो चाहे फ्रूट। आज के तारीख में टेस्ट नहीं है चीज़ों में, मानते हो ये बात? आपने सुनी है अपने पेरेंट्स से बात? तो सर ये क्यों? ये केमिकल फर्टिलाइजर के हद से ज़्यादा इस्तेमाल से ही हो रहा है कि हम चीज़ों को बस प्रोड्यूस करने की तरफ भाग रहे हैं कि क्रॉप जल्दी हो जाए, हम उसको टाइम नहीं दे रहे कि वो नेचुरली प्रोड्यूस हो। नेचर में बहुत ताकत है भाई हमारे, हम वो टाइम नहीं दे पा रहे ना, हमें बस कमा लो, कमाने के चक्कर में बीमारियां घेरे जा रही हैं सबको, ठीक है जी। एक और बात साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे, तो मैंने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करी, दूसरा रोटेशन ऑफ क्रॉप। बेटा क्रॉप को रोटेट कर करके प्रोड्यूस करो, ऐसा भी बेटा साइंटिफिक प्रैक्टिसेस बोलती हैं। हमें सोचो ना, वीट हर साल, वीट हर साल, वीट भाई 5-7 साल बाद देखोगे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई, पहले साल देखोगे आप आउटपुट आया होगा कई क्विंटल, अब जमीन उतनी है और आप देखोगे लास्ट ईयर 6-7 ईयर तक आते आते आउटपुट रिड्यूस होता 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 चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है? सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं रही। बेटा साइंटिफिक प्रैक्टिसेस बोलती है अगर आप क्रॉप रोटेट कर करके प्रोड्यूस करते हो तो सॉइल की फर्टिलिटी फिर भी नहीं जाती। समझ में आया? क्लियर है बेटा बात? ये कैसे पता लगा? इन यूनिवर्सिटीज की रिसर्च में पता लगा हमें, तो जो सरकार ने 23 यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है। दो बातें मैंने क्लियर करने की कोशिश करी, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस क्या है बाबू। अब कुछ जनरल रिफॉर्म्स जो सरकार ने करे, जनरल चेंजेस। सबसे पहला चेंज था बेटा एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। बाबू वहां पर आपने पढ़ा हुआ है फीचर ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं थे हमारे पास। बाबू सरकार ने इन 40 सालों में बड़े सारे मेजर और माइनर प्रोजेक्ट रन करे, और वो प्रोजेक्ट रन करने का फायदा क्या हुआ बेटा? आज की तारीख में 45% ऑफ द लैंड के पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है। इंडिया की लगभग 50% लैंड के पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है, मतलब इनकेस बारिश धोखा भी देती है तो काम चल जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ गई बात बाबू। एक और बात आती है एमएसपी, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबने पढ़ा क्या होता है एमएसपी? वेरी गुड बाबू, सुनना जरा नाम से बात। एवरी ईयर क्या होता है बेटा? क्रॉप सीजन आने से पहले सरकार एमएसपी डिक्लेयर कर देती है टू एंश्योर सेफ्टी टू द फार्मर। मान लो बेटा वीट का क्रॉप सीजन है नवंबर टू अप्रैल, मान लो ऐसे नवंबर टू अप्रैल है। अक्टूबर में ही क्या होगा? अक्टूबर में ही सरकार क्या करेगी? एमएसपी बता देगी कि वीट का एमएसपी इतना है। एमएसपी क्या है बेटा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो अगर आपकी प्रोड्यूस का मार्केट प्राइस एमएसपी से ज़्यादा है, आप मार्केट प्राइस पर बेचो, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा अगर एमएसपी ज़्यादा हो गया और मार्केट प्राइस कम हो गया, मार्केट में दाम नहीं मिल रहा आपकी क्रॉप का, मान लो सरकार ने कह दिया मैं वीट 500 रुपये किलो में खरीद लूँगी और आपने देखा मार्केट प्राइस रह गया 3 रुपये किलो, तो बेटा आप 5 रुपये किलो में जितनी भी सरप्लस प्रोड्यूस है सारी बेच सकते हो सरकार, सारी की सारी। अब वो एमएसपी क्या देता है आपको? श्योरिटी देता है अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट, जिसकी वजह से बेटा फार्मर को एक मोटिवेशन रहता है। जब अक्टूबर में एमएसपी आ गया, अभी नवंबर में क्रॉप सीजन स्टार्ट होना है, तो उसके दिमाग में रहता है सरकार तो 5 रुपये किलो में खरीद लेगी, मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? मेरी कॉस्ट 2.5 रुपये किलो आ रही है, चल मैं तो बनाता ही हूँ, मैं तो प्रोड्यूस करता ही हूँ, ठीक है। अच्छा सरकार क्या करेगी स्वीट को बाय करके? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप, 1-1 रुपये किलो आते 98 रुपये किलो बेच रही। जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको बेटा बेच देती है सरकार राशन शॉप्स में। या इंडिया में भगवान ना करे कभी ऐसा होता, लेकिन हर साल नेचुरल कैलामिटी आते हैं किसी ना किसी एरिया में, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। खाना तो देना ही है ना अपने सिटीजन्स को,
समझ में आई बात बाबू? एक और बात, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, बस 2 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं बेटा। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड सबने सुना है 11th पास हो, जहाँ कम से कम 10 लोग होते हैं मेंबर, मैक्सिमम मेंबर मे बी अनलिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 ही प्रिंसिपल पे काम करती है, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन एंड वेलफेयर ऑफ मेंबर। भैया मैं तो इतना ही बता सकता हूँ अभी, बाकी 11वीं में अच्छा ना, अगर इससे ज़्यादा जानना हो। ठीक है जी बाबू, सारे फार्मर्स मिल गए, मतलब ये काम सरकार ने किया, फार्मर्स को इकट्ठा होने का मौका दिया कि तुम सब इकट्ठे हो सकते हो और एक मार्केटिंग सोसाइटी बना सकते हो। और मार्केटिंग सोसाइटी काम क्या करेगी? बहुत काम करेगी, भले के लिए काम करेगी तुम्हारे। अच्छा, एक फार्मर जिसके पास प्रोड्यूस हुई है, कुछ भी कह लो 100 किलो, ठीक है, 100 किलो प्रोड्यूस हुई है, क्या बार्गेनिंग पावर है उसकी? क्या बार्गेन कर लेगा? कैसे महंगा बेच लेगा? कैसे इनपुट सस्ते बाय कर लेगा? आपके पास लैंड है 1 बीघा, क्या करोगे 1 बीघा में? कितना कितना इनपुट ले आओगे? कितने सीड्स, कितने फर्टिलाइजर, कितने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड? बार्गेनिंग पावर जीरो है ना। तो वो मार्केटिंग सोसाइटी बनाने का फायदा क्या? सारे फार्मर इकट्ठे हो गए, मैं बोलूँ ऐसे ही 1000 फार्मर इकट्ठे हो गए, तो अब आपकी बार्गेनिंग पावर है कि नहीं? इनपुट बाय करते टाइम, आउटपुट बेचते टाइम, अब तो बार्गेनिंग पावर है। तो बाबू, टू एनहांस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया आपको कि आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बना सकते हो। खाली इतना सा फंक्शन नहीं है कि आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई, इनपुट सस्ते मिलेंगे, और भी बातें करें बेटा। आपको मार्केटिंग सोसाइटी गाइड करती है दैट योर प्रोड्यूस मस्ट बी ग्रेडेड एंड सोल्ड व्हेन द प्राइस इज लुक्रेटिव। बेटा कि आप अपनी प्रोड्यूस को ग्रेडेड करो, ऐसे नहीं सारी प्रोड्यूस एक ही दाम पर। ये अच्छी क्वालिटी का वीट होगा ये अलग रेट पर बिकेगा, ये खराब क्वालिटी के अलग रेट पर। और आप देखते हो मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में यही होता है। आलू ये अच्छी क्वालिटी का ये अलग रेट पर बिकेगा, ये थोड़ा साल का ये अलग रेट पे बिकेगा। तो ये मार्केटिंग सोसाइटीज ने गाइड करना शुरू किया कि आप अपनी प्रोड्यूस को ग्रेड में बांटो और हर ग्रेड को अलग बेचो। और ये नहीं है कि जल्दी आपको बेचने की, सोल्ड व्हेन द प्राइस इज लुक्रेटिव। देखो अर्लियर फार्मर को ना डर लगता था कि मैं रश में सेल कर दूं, अभी बेच दूं क्रॉप को, मेरी क्रॉप खराब हो जाएगी, मेरे पास स्टोरेज की कोई फैसिलिटी नहीं है। बेटा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी एंश्योर स्टोरेज ऑफ क्रॉप टू। इन्होंने स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। सर एक फार्मर अपने लिए जगह लेगा अपनी क्रॉप को स्टोर करने के लिए, शायद 4000, 3000, 2000 रुपये रेंट देगा। 1000 फार्मर एक बहुत बड़ी जगह लेंगे तो शायद एक हिस्से में 500 भी नहीं आएगा। बस यही काम कर रहे थे, ये मिलके कर रहे थे तो बहुत सस्ता पड़ रहा था। इसके अलावा एक और काम करा मार्केटिंग सोसाइटी ने कि कोई ग्लट ऑफ सप्लाईज मार्केट में क्रिएट ना हो ताकि क्रॉप का प्राइस क्रैश ना हो। पुराने टाइम में ना फार्मर सोचते नहीं है, 1000 फार्मर है सबके सब वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं गधों की तरह, जो सब कुछ वीट में ही मिल रहा है। बाबू ऐसा करने से क्या होता है, इट क्रिएटेड अ ग्लट ऑफ सप्लाईज इन द मार्केट। अंधाधुंध मीट आ जाएगा मार्केट में तो क्रॉप का प्राइस तो क्रैश होएगा ही ना। इतनी सप्लाई क्रिएट कर दोगे तो क्रॉप का प्राइस तो उड़ेगा। तो मार्केटिंग सोसाइटीज ने इंश्योर किया कि सारे फार्मर एक जैसी क्रॉप ना उगाएं, कुछ एक और, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी, कुछ चौथी, कुछ पांचवी, ताकि ग्लट ऑफ सप्लाई कभी क्रिएट ही ना हो। ना कभी ग्लट ऑफ सप्लाई क्रिएट होगा ना क्रॉप का प्राइस क्रैश होगा, आपको मिलता रहेगा आपका पैसा। समझ में आ रही है सारी बात? पक्का से। और लास्ट वन इज प्रोविजन फॉर क्रेडिट। बाबू फार्मर मरता कहाँ था? जमींदारों के घर जा जाके लोन लेने में। आपको पता है जमींदारों की ब्याज कितनी होती है? कुछ भी एज पर योर जरूरत, बहुत जरूरत आपकी वो क्या देगा 5% महीने की ब्याज, और बड़ी जरूरत 10% महीने की ब्याज। 10 महीने में तो पैसा डबल कर देते थे जमींदार, 10 महीने में। इसके अलावा आपका सोना गिरवी उनके घर, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर उनके घर, 10 महीने में पैसे ना आए तो वो भी गया हाथ से। तो यही करते थे जमींदार। और करते क्या थे बेटा, आपने सुना होगा बेटा एक्सप्लॉइटेशन के बारे में, जैसा एक्सप्लॉइटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सरकार ने ना बेटा ट्राई करा कि सरकार क्रेडिट को ना इंस्टीट्यूशनलाइज कर सके, कि लोग
मतलब फार्मर्स जमींदारों के घर, जागीरदारों के घर ना बैठे जाकर, मनी लेंडर्स के घर ना बैठे जाकर। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये तो लुटेरे हैं। सरकार ने कोशिश करी कि वो क्रेडिट को इंस्टीट्यूशनलाइज करे, आप इंस्टीट्यूशन से लोन लो। सरकार ने कमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश करने शुरू करे। और आपको बता देता हूँ आज की तारीख में फार्मर्स के पास जितना लोन है उसका 72% से ज़्यादा लोन इंस्टीट्यूशनलाइज है। अभी भी सरकार 100% नहीं खत्म कर पाई मनी लेंडर्स को, इन जमींदारों को, पर बाबू सरकार ने बहुत हद तक ठीक कर दिया सिचुएशन को। ठीक है जी, दो और बातें अभी मुझे इसमें बोलनी है, पर वो बड़ी बातें हैं। अभी 15 मिनट का टॉपिक रहता है, पर आपकी क्लास चल रही है तो आप अपनी क्लास अटेंड कर लो। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय। मैंने